एक तो विंडो ओपन कर लो पीछे से, थोड़ा वो हो रहा है। लास्ट टाइम हमने एओपी खत्म कर लिया था, आज हमें वेब एमवीसी स्टार्ट करना। मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए हैं कुछ लोग। एमवीसी के बारे में जानते हैं? एमवीसी क्या होता है? फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, उसके आगे की बात क्यों करते हैं ऐसा अलग, फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इज ए डिजाइन पैटर्न concepts of separation of concern and loose coupling. Separation of concern and loose coupling. This design pattern states that functionality of an application should be divided. Functionality of an application should be divided. Three loosely connected components called model and controller. Model represents data or state. Model represents data or state. View represents presentation. And controller represents workflow. बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। अभी हमने वेब एमवीसी की बात कहीं नहीं की, अभी हम केवल एमवीसी की बात कर रहे हैं, जो कि एक डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न से सभी लोग फेमिलियर होंगे। जो कॉमन प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने की जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं उन्हें डिजाइन पैटर्न कहते हैं। एमवीसी एक डिजाइन पैटर्न है जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न और दूसरा कॉन्सेप्ट है लूज कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में हम ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये जो टर्म है एमवीसी या ये सब फैंसी टर्म है, टेक्निकल टर्म है। मैंने आपको जब आईओसी पढ़ाया तो बताया हम बचपन से आईओसी का यूज कर रहे हैं। मैंने जब एओपी पढ़ाया तो अपना यहाँ का एग्जाम्पल लेके बताया कि रियल लाइफ में हम एओपी यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में वैसा नहीं करते। अब मैं रियल लाइफ में आपको एमवीसी बताता हूँ। अब फिर आप जहाँ भी देखेंगे आपको रियल लाइफ में एमवीसी दिखाई देगी। हम रियल लाइफ में जैसे काम करते हैं हम चाहते हैं प्रोग्रामिंग भी वैसे हो, उतनी सिंपल हो। रियल लाइफ में हम एफर्टलेस मैनर में काम करते हैं। मीन्स रियल लाइफ में काम करने के लिए हमें एफर्ट नहीं लगाने होते, दिमाग नहीं लगाना होता, हैबिचुअल हो चुके होते हैं हम उस तरह से काम करने के, और वो बहुत बढ़िया तरीके हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम दिमाग लगाते हैं, बिना मतलब दिमाग लगाते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। अगर एफर्टलेस मैनर में करना है तो रियल लाइफ वाले तरीके से काम करना पड़ेगा। एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं एमवीसी क्या है और क्या उसके फायदे हैं। मान के चलते हैं आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, मैं एक स्पेसिफिक बिजनेस के एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इनिशियली जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है? बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट होता होगा या छोटे लेवल पे स्टार्ट होता होगा? कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कभी ना कभी वो छोटे लेवल पे स्टार्ट हुई होती है। कोई एक आदमी जिसे एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होता है, एक्सपर्टाइज होती है या एक्सपीरियंस होता है, वो कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता है। अब मान के चलते हैं
कोई एक हमारी कहानी का जो भी हीरो है उसने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री समझते हैं, खान पीन वाली चीज, हॉस्पिटल नहीं होता है, हॉस्पिटल अलग चीज है, हॉस्पिटैलिटी अलग चीज है। मान के चलते हैं जो हमारा हीरो है उसने किसी रेस्टोरेंट में काम किया 8-10 साल, अलग अलग लेवल पे उसे एक्सपीरियंस हो गया, अब उसे लगा थोड़ा सा, उसने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, अब उसे लगा कि वो खुद अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। उसने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, कोई भी XYZ रेस्टोरेंट उसने खोल लिया। अब इनिशियली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तुरंत आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए। क्या एकदम से कस्टमर्स आते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते ही खर्चा एकदम होता है, इनकम एकदम नहीं होती। खर्चे की गारंटी होती है, इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। इनिशियली जब कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास एक चीज की बहुत कमी होती है, वो कमी होती है कैपिटल। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस की लैंग्वेज अलग होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप पैसा कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस में जो पैसा लगता है उसे कैपिटल कहते हैं। जो बिजनेस का ओनर लगाता है उसमें वो कैपिटल होती है, कैपिटल की बहुत कमी होती है। इनिशियली आदमी जो उसके पास पैसा होता है, इनिशियली अगर आप किसी बैंक के पास जाएंगे, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, तो बैंक भी लोन नहीं देगा। बैंक कहेगा पहले 3 साल की बैलेंस शीट दिखाओ। अब अगला आदमी तो बिजनेस आज शुरू कर रहा है, वो बैलेंस शीट कहां से दिखाएगा? आप अगर नॉर्मल में भी लोन लेने जाए बैंक से, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो 3 साल की बैलेंस शीट मांगेंगे, नौकरी करते हैं तो 3 साल की IT की रिटर्न मांगेंगे। अब अगर आपकी आज ही जॉब लगी और आप लोन लेना चाहें तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिजनेसमैन को भी नहीं मिलता है स्टार्टिंग में लोन, तो उसे अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। तो आदमी चाहता है इनिशियली कम से कम खर्चा हो। हमने जानबूझ के रेस्टोरेंट का बिजनेस यहाँ पर लिया है। रेस्टोरेंट के बिजनेस में अगर आप देखें तो 3 मेजर काम हैं, हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। क्या क्या काम होंगे? यहाँ पर लोग आएंगे, उनका ऑर्डर लेना होगा आपको, देन वो ऑर्डर प्रिपेयर करना होगा एंड देन उन्हें सर्व करना होगा। तो जो हमारा कहानी का हीरो है जिसने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, उसे इनमें से एक काम आता है, 2 काम आते हैं या सारे काम आते हैं? सारे काम आते हैं, उसे सब कुछ पता है, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ वो जानता है। मैं सिर्फ वो सर्व करना नहीं जानता, वो खाना बनाना भी जानता है, और खाना बनाने के लिए वो सामान खरीदना भी जानता है, वो किसी दूसरे से नहीं खरीद पाएगा। तो इनिशियली उसने अकेले ने, मान लीजिए रेस्टोरेंट खोला, कोई एक कस्टमर आया, खाली बैठा था वो बेचारा, कस्टमर आया, उसने ऑर्डर लिया, उससे कहा बैठिए, किचन में गया, कुक किया अच्छे से एंड देन सर्व किया। उसी के पास खड़ा रहा, सर क्या दूं, ये दूं, उसे बहुत बड़ा अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था। उसने जाके दूसरे से बताया यार बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा मिलता है। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई, ग्राहक बढ़ने लगे। पार्ट में डिवाइड कर, ये किचन है, ये हमारी फ्रंट डेस्क है, ये हमारा सर्विंग एरिया है। जब तक रेस्टोरेंट में कम कस्टमर आ रहे थे, इसका ये एक एम्प्लॉय वाला मॉडल काम कर रहा था। कोई एक आया खाना खाने के लिए, इसने उसे यहाँ बिठा दिया, यहाँ चला गया, बना के लाके सर्व कर दिया। धीरे धीरे जैसे ही नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, ये जो हमने बिजनेस लिया है इसमें एक और प्रॉब्लम है, तो कस्टमर्स के आने का टाइम वो फिक्स है, या तो लोग सुबह सुबह आएंगे, या फिर दोपहर में आएंगे, या फिर रात में आएंगे। बीच के टाइम में कोई नहीं आने वाला आपके पास। अगर शाम के मान लीजिए 7 बज गए तो 7 से 9 बजे के बीच में ही कस्टमर आएंगे आपके पास। क्या खाना उस समय लोगों को? अब एक आदमी आया, इसने ऑर्डर लिया, ये अपना किचन में चला गया, दूसरा आदमी आया, एक आदमी बैठा था वो भी बैठ गया कि कोई ऑर्डर लेने आएगा। पता चला 15 मिनट बाद ये आया उसके पास, फिर इसके पास ऑर्डर लेने आया। 15 मिनट तक वो खाली बैठा रहा, उसे लगा ये कैसा रेस्टोरेंट है, कोई आ ही नहीं रहा अभी तक। अब इसका ऑर्डर लेके चला गया, उतनी देर में उसकी रोटी खत्म हो गई, अब वो बैठा रहेगा। तीसरा आदमी आया, वो भी बैठ जाएगा। क्या होगा बताओ? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या करना पड़ेगा? अब लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, आप बताइएगा क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, जैसा ये आदमी खुद है, ये तीनों काम जानता है, ये ऐसे लोगों को ढूंढे जिन्हें सारे काम आते हों, उन्हें रखे अपने पास। दूसरा ऑप्शन है इसके पास कि ये देखिए कि काम कितने हैं और उस काम के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट ढूंढे। अगर आप ये रेस्टोरेंट चलाते तो आप क्या करते? पहला ऑप्शन चूज करते, दूसरा चूज करते? पहला क्यों चूज नहीं करते? क्या समस्या थी पहले ऑप्शन में? पहली बात तो ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं जिन्हें आपको सारे काम करने आते होंगे। अगर कोई ऐसा आदमी होगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपको जिस दिन सारे काम आ जाएंगे आप दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। आदमी दूसरे के लिए काम तब तक ही करता है जब तक वो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी रहती है उसके पास। बात समझ आई? आपने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? सेपरेशन ऑफ कंसर्न अप्लाई किया। आपने देखा मेरे पास 3 काम हैं, तो आपने एक ऐसा आदमी ढूंढा जिसे ऑर्डर लेने बहुत अच्छे आते थे, एक ऐसा आदमी ढूंढा जिसे कुक करना बहुत अच्छा आता था, एक ऐसा आदमी ढूंढा जिसे सर्व करना बहुत अच्छा आता था। अब आपने क्या किया, अगर मुझे रेस्टोरेंट के लिए लोगों की तलाश करनी है तो कहाँ ढूंढूंगा उन्हें?
किसी दूसरे रेस्टोरेंट में। अब आप अपनी फील्ड में जानकारी रखते हैं, आपने देखा शहर का एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, पूरी टीम आप अपने आप ले आए, अपने पास ले आए, तोड़ लिया आपने वो टीम ज़्यादा पैसे देके। उस टीम में क्या था, जो लोग थे वो पिछले 10 साल से एक ही साथ काम कर रहे थे। इससे पहले जिस रेस्टोरेंट में वहाँ भी वो साथ थे, अब आए तो फिर तीनों साथ ही आए। आपका काम बढ़िया चलने लगा, ऑर्डर वाला बढ़िया ऑर्डर लेता था, कुक करने वाला बढ़िया कुक करता था, सर्व करने वाला बढ़िया सर्व करता था। साल तक आपका काम बढ़िया चला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो सर्व करने वाला है ये दिक्कत करने लगा। एक का ऑर्डर दिया, बाहर चला गया, फ़ोन पे बात करने लगा। पहले दिन 5 मिनट बात की, दूसरे दिन 10 मिनट बात की, फिर आधा घंटे तक गायब रहने लगा। अब आप कब तक झेलेंगे? एक दिन आपने कहा भाई साहब अपने घर चले जाओ। अब जैसे ही आपने कहा भाई साहब अपने घर चले जाओ, बाकी 2 भी आ गए, हम भी जा रहे हैं। वो तो साथ में आए थे, टीम है उनकी, तो वो तो जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। होना चाहिए ऐसा? चल पाएगा आपका बिजनेस कभी इस तरह से? क्या होना चाहिए? ये जो एम्प्लॉइज हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। किसी भी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, किसी भी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, किसी भी सरकार, हर सरकार ये चाहती है ये आदमी आपस में लड़ते रहें, इसीलिए ये सब चलाई जाती हैं चीज़ें। कहीं धर्म, कहीं जाति, कहीं एक्स, कहीं वाई, मैं तमिलियन, ये हिंदी, चलाई जाती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर सारे एक हो गए तो नुकसान किसका होगा? वो नहीं चल पाएंगे फिर। और जब तक आप लड़ते रहेंगे वो चल जाएंगे। सेम एम्प्लॉइज अगर एक साथ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी, उनकी मान नहीं बढ़ेगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती ऐसा हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुक कौन कर रहा है, इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डिलीवरी कौन कर रहा है। ये आदमी रोजाना बदलता रहे, इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आदमी रोजाना बदलता रहे, इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये रोजाना बदलता रहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपका बिजनेस ज्यादा बढ़िया चलेगा। कब चलेगा बढ़िया? कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियल लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता है? बताओ। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, आप जाके बैठते हैं, वेटर आता है आपके पास, पूछता है सर क्या लोगे आप? आपने उसे बता दिया XYZ लेंगे, किचन में बता देता है XYZ बना दो। कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा उससे कोई मतलब है? या आपका ऑर्डर कौन लेगा उससे आपको कोई मतलब है? किसने बनाया आप जानते भी नहीं, वो ला के आपको दे देता है। सबके काम अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। और उनमें आपस में कोई एक वेटर चला जाए, अगले दिन कोई दूसरा वेटर आके काम करने लगेगा उसकी जगह। अगर हम प्रोग्रामिंग में ऐसा करें तो आसान होगी, मुश्किल होगी प्रोग्रामिंग। रियल लाइफ में MVC है। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लिया ऐसे ही होता है। वहाँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है, लूज कपलिंग होती है। एक आदमी के जाने से काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है, क्योंकि वो आदमी एक स्पेसिफिक काम के लिए रखा होता है। पिक्चर उसे नहीं पता होती, उसके हटने से टोटल पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम सर्वलेट JSP का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या दिक्कत होती थी? अगर आप देखें सर्वलेट के केस में जब रिक्वेस्ट आती है तो सारा काम वो सर्वलेट से हम करते हैं। रिक्वेस्ट से डेटा रीड करने की जिम्मेदारी सर्वलेट की, उसे मैनिपुलेट करने की भी जिम्मेदारी सर्वलेट की। अगर हमें डेटाबेस से कुछ इंटरेक्शन करना है तो वो भी काम सर्वलेट का। एंड यूजर को अगर कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, डेटा डिस्प्ले कराना है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो वो भी काम कौन करेगा? सर्वलेट। कौन सा तरीका हम चला रहे हैं? सबसे पहले वाला। एक ही आदमी है, सारे काम कर रहा है। कब तक कर पाएगा? जब तक एक एक दो दो ग्राहक आते रहेंगे। स्केल नहीं कर सकते ऐसी एप्लीकेशन को। आपको एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है जिसे आसानी से मेंटेन किया जा सके, उसमें रोल अलग अलग करने पड़े। डिजाइन पैटर्न लाया गया है। ये तो मैंने डिजाइन पैटर्न की बात बताई। अब इस डिजाइन पैटर्न की कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ MVC डिजाइन पैटर्न: ईज ऑफ मेंटेनेंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इज इंक्रीज्ड। आपने मॉडल, व्यू, कंपोनेंट अलग अलग बना के रख दिए। अब एक ही व्यू को आप अलग जगह, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। सेम मॉडल को एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है जब आप कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो थर्ड लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामर्स इज इंक्रीज। अगर आपका काम आसान हो जाता है, आपको एक बना बनाया मॉडल मिल जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं आप। प्रोडक्टिविटी ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज इंक्रीज। नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे, स्प्रिंग provides the implementation of MVC design pattern to develop dynamic web applications. In Spring MVC, the term model is interpreted to be data, any object to be data. जो MVC फ्रेमवर्क्स हैं वो मॉडल टर्म की इंटरप्रिटेशन में डिफर करते हैं। कुछ फ्रेमवर्क्स में मॉडल का मतलब होता है डेटा, कुछ फ्रेमवर्क्स में मॉडल का मतलब होता है स्टेट। अगर आपने स्टड्स 2 पढ़ा हो तो वहाँ मॉडल का मतलब स्टेट है, डेटा नहीं है। स्टेट का मतलब डेटा प्लस लॉजिक एक साथ रखा गया, उसे मॉडल कहा गया है।
यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी इम्प्लीमेंटेशन में मॉडल का मतलब केवल डेटा है, तो लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट which contains data is a model in Spring MVC application. Is a model in Spring MVC application. It can be a string object, comma, a Java bean और a collection. कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा रखा उसे हम मॉडल कहेंगे. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे स्प्रिंग एमवीसी सपोर्ट डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजीज सच एज JSP, velocity, free marker, XSLT, etc. for generating views. To manage these presentation technologies, framework provides a component. Presentation technologies framework provides a component called view. Functionality of this component is defined by the framework in a technology independent manner with the help of an interface. Named view. V capital होगा इस बार, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे. Different implementations of it are provided for different presentation technologies. अगर आपने struts2 पढ़ा हो तो struts2 में रिजल्ट नाम का एक कंपोनेंट होता था अलग अलग प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए. वास्तव में वो कॉन्सेप्ट स्प्रिंग एमवीसी से लिया गया था. ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्प्रिंग एमवीसी ने दिया था. जैसे struts2 में रिजल्ट है, ऐसे यहाँ पर व्यू नाम का एक इंटरफेस बनाया गया है. JSP के लिए अलग इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, फ्री मार्कर के लिए अलग, वेलोसिटी के लिए अलग, XSLT के लिए अलग. जितनी भी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी हो सकती हैं सबके लिए व्यू डिफाइन किए गए हैं. कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप बताएंगे आप कौन सा व्यू यूज़ करना चाहते हैं, वो व्यू यूज़ हो जाएगा, यानी कि वो प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं. दो चीज़ हो गई, आपको बता दिया. मॉडल का मतलब डेटा है, व्यू का मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, उसके लिए व्यू नाम का कंपोनेंट होगा. इन स्प्रिंग एमवीसी द कंट्रोलर represents request processing logic. It is defined as a POJO class. Which contains MVC specific annotations and request processing methods. Next line से लिखेंगे. In addition to, या पहले एक लाइन लिख लीजिए, इसी में पहले एक लाइन लिख लीजिए. Controller, these controllers of Spring MVC are similar to actions of struts. struts में request processing logic action में रखा जाता है. वहाँ कंट्रोलर का काम अलग होता है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना और फ्लो कंट्रोल करना. यहाँ पर वो कंट्रोलर का काम नहीं है. यहाँ पर कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना. वो एक पोजो क्लास होगी जिसे आप डिफाइन करेंगे. सवाल आता है अगर कंट्रोलर ये काम करेगा तो फिर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कौन करेगा. यहाँ पर वास्तव में दो चीजें हैं, एक कंट्रोलर है, एक फ्रंट कंट्रोलर है. नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे इन एडिशन टू दीज रिक्वेस्ट स्पेसिफिक कंट्रोलर्स स्प्रिंग एमवीसी प्रोवाइड्स ए फ्रंट कंट्रोलर. हाँ जी, फ्रंट कंट्रोलर ये एक डिजाइन पैटर्न होता है. फ्रंट कंट्रोलर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर provides a front controller which is responsible for intercepting all the requests and controlling the flow of their processing. Full stop के बाद लिखेंगे. This front controller is implemented by the framework as a servlet named dispatcher servlet. struts में जो फिल्टर डिस्पैचर होता था या प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट फिल्टर जो काम करता है वहां पर, वो काम यहां पर डिस्पैचर सर्वलेट करता है. ये फ्रंट कंट्रोलर है. बेसिकली चार तरह के कंपोनेंट आपको बताए गए. पहला फ्रंट कंट्रोलर, उसके बाद रिक्वेस्ट स्पेसिफिक कंट्रोलर्स, देन व्यू एंड देन मॉडल. अब इसके अलावा कुछ हेल्पर कंपोनेंट्स हैं, लिखेंगे आगे. फॉलोइंग आर सम हेल्पर कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंग एमवीसी. फर्स्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग इज ए हेल्पर कंपोनेंट ऑफ फ्रंट कंट्रोलर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग एन इनकमिंग रिक्वेस्ट
to a controller, an incoming request to a controller. struts में आप struts.xml फाइल में कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं. उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक से ज़्यादा टाइप की होती है. उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि रिक्वेस्ट का URL किसी एक क्लास से मैप किया जाता है. उसके बाद जो एक्शन से रिक्वेस्ट स्ट्रिंग आती है उसे फिर किसी JSP से किसी रिजल्ट के साथ मैप किया जाता है. स्प्रिंग ने उन सारी चीज़ों को अलग अलग किया हुआ है. जो XML में आप चीज़ें रखते हैं डिप्लॉयमेंट टाइम पे वो XML पार्स करके इंटरनल ऑब्जेक्ट में रखा जाता है. स्ट्रट्स वो ऑब्जेक्ट आपसे छुपा देता है, आपको कभी नहीं पता चलता कि ये पार्स करके कहाँ रख रहा है. स्प्रिंग आपको ज़्यादा डिटेल बता रहा है. स्प्रिंग आपसे कह रहा है जो मैपिंग वाली चीज़ है, रिक्वेस्ट URL को एक कंट्रोलर से मैप करने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे मिलेगी. यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से वो इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी. तो जब भी किसी फ्रंट कंट्रोलर के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट मैपिंग से पूछेगा कि बताओ कौन से कंट्रोलर को मैं इन्वोक करूं. मॉडल एंड व्यू is a helper component of controllers. It is used by the controllers to return their result view information to the front controller. अगर मैं स्ट्रट्स की बात करूं, स्ट्रट्स के केस में एक्शन जो भी रिजल्ट उन्हें एंड यूजर के पास भेजना होता था उसे वैल्यू स्टैक में रख देते थे. वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता था जिसे हर जगह से शेयर किया जा सकता था. स्ट्रट्स 2 की मैं बात कर रहा हूं. प्लस एक स्ट्रिंग वो रिटर्न करते थे जिससे पता चलता था कौन से JSP इस डेटा को एंड यूजर तक पहुंचाएगा. स्प्रिंग में दोनों चीजों को एक साथ किया गया है. जो भी डेटा किसी कंट्रोलर को एंड यूजर को भेजना है वो उसे एक मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट में रखेगा. साथ में वो डेटा किस JSP के थ्रू डिस्प्ले करवाना है उस JSP को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्ट्रिंग भी उसी ऑब्जेक्ट में रखेगा. दोनों चीजें एक ऑब्जेक्ट में रख के वो ऑब्जेक्ट फ्रंट कंट्रोलर को दे दिया जाएगा. अब फ्रंट कंट्रोलर को अगर ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो इस ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें हैं. इसमें डेटा भी है और उस डेटा को मैनेज करने वाली पार्टी की इंफॉर्मेशन भी है. उस इंफॉर्मेशन के बेस पे व्यू आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे ये डेटा दे दिया जाएगा कि अब इसे एंड यूजर को आप प्रेजेंट करो. थर्ड लिखेंगे व्यू रिजॉल्वर इज ए हेल्पर कंपोनेंट. हाँ जी, व्यू रिजॉल्वर इज ए हेल्पर कंपोनेंट ऑफ व्यूज. इट इज यूज्ड by the views to identify the view components for the given logical view identifier. जो स्ट्रिंग आप रिटर्न करेंगे उस स्ट्रिंग को किसी JSP से मैप करने की जिम्मेदारी व्यू रिजॉल्वर की होगी. व्यू रिजॉल्वर बताएगा इस स्ट्रिंग से किस JSP को या किस वेलोसिटी टेम्पलेट को या किस XSLT सीट को यूज करना है. ये थे हेल्पर कंपोनेंट. अगर आपने ध्यान दिया हो ये किसका हेल्पर है? ये फ्रंट कंट्रोलर का लिखाया गया है, ये कंट्रोलर का लिखाया गया है, ये व्यू का लिखाया गया है. अलग अलग कंपोनेंट के हेल्पर हैं, सब एक ही के हेल्पर नहीं है. अब लिखेंगे फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग MVC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग. एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को ध्यान में रख के हमें आर्किटेक्चर समझना है. ये डायग्राम आपको स्प्रिंग MVC की वर्किंग समझाता है. एक बार समझ के लिए देखेंगे. कोई भी यूजर रिक्वेस्ट जब सबमिट करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डिस्पैचर सर्वलेट के पास. ये हमारा है फ्रंट कंट्रोलर. स्ट्रट्स के कंट्रोलर से आप इसकी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे ही इसके पास कोई रिक्वेस्ट जाएगी, आपने कोई रिक्वेस्ट मैपिंग ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किया होगा. अगर आपने नहीं किया गया है तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है स्प्रिंग MVC में. कंट्रोलर को पता है बाय डिफॉल्ट कौन सा रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करना है, बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू यूज करना है, बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रिजॉल्वर यूज करना है. हर चीज के लिए डिफॉल्ट सेट किए गए हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए. या तो आपका बताया हुआ मैपिंग या फिर डिफॉल्ट मैपिंग से पूछा जाएगा ये जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है इसे कौन कंट्रोलर प्रोसेस करेगा. यहां से इसे कंट्रोलर का पता चलेगा, कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट किया जाएगा. अब ये कंट्रोलर आपके एक्शन के इक्विवेलेंट है. इस कंट्रोलर की आप डिपेंडेंसी बना के रख सकते हैं. अब ये डिपेंडेंसी आप रिक्वेस्ट डेटा के ऊपर बना सकते हैं, आप API ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बना सकते हैं, आप मॉडल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बना सकते हैं. जो भी डिपेंडेंसी होगी पहले वो सेटिस्फाई की जाएगी. देन आपके ऑब्जेक्ट से कहा जाएगा आप वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें. उसे प्रोसेस करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी वो उसे अवेलेबल करा दी गई है.
यहाँ आपका रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक लिखा होगा। आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, जो भी डेटा एंड यूजर के पास भेजना है उसे आप मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट में रख देंगे। इस ऑब्जेक्ट में आप एक एडिशनल आइडेंटिफायर रखेंगे, जैसे स्ट्रक्स में आप स्ट्रिंग रिटर्न करते थे वो भी यहीं रख देंगे। ये व्यू का नाम होगा, लॉजिकल आइडेंटिफायर होगा, जिससे आप किसी व्यू कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप डिस्पैचर सर्वलेट के पास भेजेंगे। डिस्पैचर सर्वलेट को जैसे ही ये मिलेगा उसके बाद वो आपका डिफॉल्ट या कॉन्फ़िगर्ड व्यू को इन्वोक करेगा। मॉडल एंड व्यू उसे अवेलेबल कराया जाएगा। ये यहां से व्यू का नाम और मॉडल ऑब्जेक्ट्स फैच करेगा। अब ये डायग्राम जेएसपी को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर हम वेलोसिटी यूज करेंगे फिर ये वाला काम वेलोसिटी का रिजल्ट करेगा। ये वेलोसिटी को डेटा जहां चाहिए उसके अकॉर्डिंग किसी एनवायरनमेंट में रखेगा, फिर वेलोसिटी कंपोनेंट वहां से फैच करेंगे। वेलोसिटी का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, वो रिक्वेस्ट स्कोप का यूज नहीं करेगा। ये डेटा को रिक्वेस्ट स्कोप में एज एट्रीब्यूट रख देगा। जो यहां पर नाम था वो व्यू रिजॉल्वर को बताएगा, इससे पूछेगा बताओ ये नाम किस कंपोनेंट से मैप किया गया है। आपने कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैप किया होगा कुछ, तो वो नाम पता चल जाएगा। अब उस कंपोनेंट को इन्वोक कर देगा। इस कंपोनेंट में आपने सीधे रिक्वेस्ट स्कोप से डेटा फैच करके रखा होगा। अब इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये रिक्वेस्ट स्कोप में कहां से आया, किसने जनरेट किया। इसे सिर्फ रिक्वेस्ट स्कोप से फैच करके उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लॉजिक अप्लाई करना है। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न कहाँ है, लूज कपलिंग कहाँ है, वो देखते हैं। अगर आप देखें हर एक कंपोनेंट के काम अलग अलग है। 3 मेजर कंपोनेंट है यहाँ पर। इसका काम है रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना, रिक्वेस्ट का फ्लो कंट्रोल करना, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। इसका काम है केवल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। इसका काम है केवल व्यू कंपोनेंट को इन्वोक करना। इसका काम है एंड यूजर के लिए पेज जनरेट करना। सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गई। अब बात आती है लूज कपलिंग। क्या हमारा ऑपरेंट कंट्रोलर पहले से जानता है किस रिक्वेस्ट के लिए कौन सा कंट्रोलर है? कैसे पता चलेगा उसे? कॉन्फ़िगरेशन से ये बताएगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। आज मैं एक रिक्वेस्ट को एक कंट्रोलर से प्रोसेस करा रहा हूँ, कल को मैं उसे अगर दूसरे कंट्रोलर से प्रोसेस कराना हूँ, मुझे कहीं कोड में चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे कंट्रोलर बदल जाएगा। क्या कंट्रोलर ये जानता है कि कौन सा जेएसपी उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा? वो कोई एक लॉजिकल स्ट्रिंग भेजेगा। आज मैंने उस स्ट्रिंग से ए नाम के जेएसपी को मैप किया हुआ है, इसके केस में ए जेएसपी चलेगा। कल को अगर मैं बी जेएसपी से वही रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहूँ तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन में जहां हमने इस स्ट्रिंग को ए से मैप किया हुआ था वहां b.jsp से मैप कर देंगे। बात समझ आती है? क्या किसी जेएसपी को पहले, क्या व्यू को पहले से पता है कौन सा व्यू कंपोनेंट इन्वोक कराना है? नहीं पता। जो वो बताएगा उसे ये इन्वोक करा देगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या जेएसपी पहले से जानता है कि किस एक्शन ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया है, मींस किस कंट्रोलर ने प्रोसेस किया रिक्वेस्ट को? कोई लेना देना है उसका? अब ये डिजाइन इस तरह का है कि आप एक कंपोनेंट को बदल के उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट ले आए, ओवरऑल वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न और लूज कपलिंग दोनों चीजें यहाँ पर हैं। अब कोई भी एमवीसी फ्रेमवर्क होगा, इम्प्लीमेंटेशन उसमें ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, बस कंपोनेंट थोड़े से बदल जाते हैं। कोई एक चीज को यहाँ रख लेता है, दूसरा वहाँ रख लेता है। जिसने स्ट्रट्स पढ़ा होगा उसे ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जो ये पढ़ के स्ट्रट्स पढ़ेगा उसे स्ट्रट्स फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड and data to be presented to end user is contained in model and view object along with the logical view name. कहाँ पर है 1.7? Model objects are saved as attributes in request scope. View component mapped to the logical view name is obtained. एक एप्लीकेशन में मोर देन 1 कंट्रोलर होंगे। अब ये मान के चलो आपके पास 10 एक्शन है, क्या करेंगे आप? कॉन्फ़िगरेशन में 10 एक्शन एंट्री करेंगे, सबके यूआरएल को सेक्शन क्लास से जोड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप वो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से देंगे बस। हैं जी? नहीं, एमवीसी है, वो भी एमवीसी है, ये भी एमवीसी है। अब आपका सवाल ये है कि जब स्ट्रट्स था तो ये क्यों आया? हाँ, दूसरे एमवीसी क्यों आया जब एक था तो? अब मारुति जब गाड़ी बनाता है तो टाटा को क्या जरूरत है बनाने की, या महिंद्रा को क्या जरूरत है बनाने की? बताओ। मारुति को बनाने देते हैं बस। रुक जाइए पहले, अभी इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आने दीजिए। क्यों बनाते हैं बाकी लोग? फीचर ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, फीचर बढ़ाने के लिए?
या परफॉर्मेंस और फीचर क्यों बढ़ाई जाती हैं? ताकि हमारी गाड़ी बिक सके। बेसिक पर्पज है, गाड़ी की डिमांड है, गाड़ी बेचने से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो जो भी चीज़ बिक सकती है उसे बनाया जा सकता है। एकाधिकार तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही बिजनेस काम कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, एमवीसी फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, लोग उन्हें यूज़ करते हैं, एक यूज़ कर सकते हैं तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिस चीज़ की डिमांड होती है वो बनाई जाती है। हाँ जी, अब बताइए। रेस्टफुल यूआरएल को सपोर्ट करता है, ये रेस्टफुल। अब यहाँ रेस्टफुल की कोई बात नहीं हो रही है। जैसे मतलब एमवीसी स्ट्रट्स वाले में स्प्रिंग और एनोटेटेड बेस, उसमें भी एनोटेशन बेस्ड है। आज की जितने फ्रेमवर्क है वो सब सपोर्ट करते हैं। रेस्टफुल यूआरएल होता क्या? रेस्टफुल यूआरएल कुछ नहीं होता, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, सिंपल गेट पोस्ट पुट डिलीट, उसे सब सपोर्ट करते हैं। सारी रिक्वेस्ट एचटीटीपी का ही भेज के जाती हैं। आज के जितने फ्रेमवर्क हैं वो उन सारी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन लॉजिक इज अप्लाइड एंड रिजल्ट इज जनरेटेड फॉर एंड यूजर। व्यू कंपोनेंट इज इन्वॉल्व्ड। डेटा इज फैच्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट स्कोप। और कुछ रह गया तो वो भी पूछ लो एक बार। हाँ, रिक्वेस्ट के अंदर मॉडल ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, मॉडल ऑब्जेक्ट रखे गए एज एट्रीब्यूट। हो गया। अब स्प्रिंग में एमवीसी की क्या ज़रूरत है वो समझते हैं। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन में अगर हम आईओसी यूज़ करें तो क्या एप्लीकेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेंटेनेंस आसान होता है? यस या नो? अगर हम एओपी यूज़ करें तो हम अपने बिजनेस लॉजिक को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका फ्लो बदल सकते हैं। मीन्स आईओसी और एओपी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, हर एक प्रोजेक्ट में वो यूज़ होते हैं। अब चाहे वो प्रोजेक्ट वेब बेस्ड हो चाहे नॉन वेब बेस्ड हो, एक कंसोल एप्लीकेशन में भी वो यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन की बात करूं, वेब एप्लीकेशन की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें केवल आईओसी और एओपी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एमवीसी की भी ज़रूरत है। दो सॉल्यूशन है हमारे पास। पहला सॉल्यूशन है एमवीसी के लिए मैं अलग से डोमेन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज़ करूँ, लेट्स से स्टार्ट्स। अब वो मुझे एमवीसी तो दे देगा लेकिन आईओसी एओपी तो नहीं देगा, वो एंटरप्राइज सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन नहीं देगा। फिर मैं क्या करूँगा, एमवीसी के लिए स्टार्ट्स यूज़ करूँगा, आईओसी के लिए स्प्रिंग यूज़ करूँगा, एओपी के लिए स्प्रिंग यूज़ करूँगा। कितने फ्रेमवर्क मुझे सीखने पड़ेंगे? और अगर स्प्रिंग में एमवीसी मिल जाए तो एक से सारा काम हो जाएगा। बात समझ आती है? 4 फ्रेमवर्क यूज़ करने के बजाय अगर एक फ्रेमवर्क से काम होता हो, जो कोड का इंटीग्रेशन है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारा कोड एक ही पार्टी का लिखा हुआ है। दो अलग अलग पार्टी के कोड को आप इंटीग्रेट तो कर सकते हैं लेकिन उसमें मेंटेनेंस इशू होते हैं, क्योंकि दोनों के आर्किटेक्चर अलग अलग है कहीं ना कहीं। फिर भी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात करें, कोई चीज़ बढ़िया है या बेकार है, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है, उसकी अपनी हैबिट और उसकी अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। मुझे अगर स्टार्ट्स 1 आता है, मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट्स 1 में ही प्रोजेक्ट बनाऊं। जितने मेरे जूनियर हैं उन सबको कहूँ सीखो ही सही। नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं लोग, मजबूरी में सीखनी पड़ती है। अगर कोई क्लाइंट है और क्लाइंट ने स्पेसिफिक फिक्स करके रखा है मुझे तो स्प्रिंग ही यूज़ करना है, तो आप स्प्रिंग यूज़ करेंगे, फिर आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो मैं बचता रहूँगा, उससे कोशिश करूँगा कि मेरा काम उसी से चल जाए जो मुझे आता है। ऐसा इंडस्ट्री में होता है। जितने लोग काम कर रहे होंगे वो देख सकते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो सीनियर इसलिए नहीं है कि उन्हें ज़्यादा आता है, सीनियर किस लिए है, वो आपसे पहले आ गए बस वहाँ, इसलिए वो सीनियर बन गए। इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ एनोटेशंस हमें सीखनी होंगी, लिखेंगे। इससे तो आर्किटेक्चर आपको पता चल गया। यहाँ पर हमें मेनली कंट्रोलर डिफाइन करना है और व्यू कंपोनेंट डिफाइन करना है। अगर हम जेएसपी यूज़ करें तो व्यू कंपोनेंट आप पहले से जानते हो, उसमें नया कुछ नहीं है। तो लिखेंगे implementing controllers in Spring MVC3. A controller is implemented as a POJO class. Controller is implemented as a POJO class which contains one or more request processing methods. Following full stop के बाद लिखेंगे following annotations are provided by the framework to define controllers. Controller, this annotation is used to annotate a controller class. Annotate a controller class, जिस क्लास के साथ ये एनोटेशन लगेगी फ्रेमवर्क मान लेगा कि वो एक कंट्रोलर है। आपको सिर्फ ये एनोटेशन लगानी नहीं, फ्रेमवर्क को समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट मैपिंग, दिस एनोटेशन कैन बी यूज्ड to annotate controller class as well as its methods. Its purpose is to map a request URL
to a controller, to a method of the controller, or to a method of the controller. कंट्रोलर में एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड हो सकता है, कंट्रोलर में मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड हो सकते हैं. अगर कंट्रोलर में केवल एक ही मेथड है तो ये एनोटेशन आप कंट्रोलर लेवल पे अप्लाई करेंगे, उस कंट्रोलर के साथ एक यूआरएल जोड़ देंगे. जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो एक मेथड जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर मल्टीपल मेथड्स हैं फिर ये एनोटेशन आपको मेथड लेवल पे अप्लाई करनी पड़ेगी, हर मेथड के साथ एक अलग यूआरएल बताना पड़ेगा. रिक्वेस्ट परम, this annotation is used to get the request parameters injected as the parameters of a request processing method, path variable. This annotation is used to get a component of the URL injected as a parameter of request processing method. Model attribute. This annotation is used to get a model object injected as a parameter of request processing method. The model object injected as a parameter of request processing method. ये मेन एनोटेशंस हैं जिनका आप कंट्रोलर में यूज करेंगे. अब कंट्रोलर में जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड है उसके अपने कुछ रूल्स हैं. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे. डिफाइनिंग ए रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड इन ए कंट्रोलर. स्प्रिंग एमवीसी provides a lot of flexibility in defining the request processing method. अगर हम किसी भी MVC फ्रेमवर्क की बात करें, MVC फ्रेमवर्क में जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड है उसका सिंटैक्स फिक्स रहता है. अगर हम स्ट्रट्स 1 की बात करें, वहाँ एक्शन में आपको एक सुपर क्लास एक्सटेंड करनी पड़ती थी या कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता था जिससे आपको एक मेथड मिलता था. वो मेथड का सिग्नेचर फिक्स था कि यही रहेगा. स्ट्रट्स 2 में अगर हम बात करें तो इस मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उसका सिग्नेचर फिक्स है. उससे आप एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा. अगर आप कन्वेंशन को फॉलो करें तो उसका नाम आप एग्जीक्यूट रखेंगे. आप नाम अलग रखते हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताना पड़ेगा. स्प्रिंग एमवीसी यहाँ बाकी फ्रेमवर्क से अलग हो जाती है. हर आदमी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं रहती, सबको एक जैसा सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता. मेरी रिक्वायरमेंट अगर किसी दूसरे से अलग है, मेरा मेथड का सिग्नेचर भी दूसरे से अलग होना चाहिए और वो बिल्कुल मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. यहाँ पर आपको पूरी तरह से आज़ादी दी गई है. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप मेथड डिफाइन करो. और सबसे मज़ेदार बात है, आपको फ्रेमवर्क को कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके मेथड को इन्वोक कर देगा. अब वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक दायरे में रखी गई है, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो रूल्स को फॉलो करके आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. फर्स्ट लिखेंगे, अ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड मे हैव फॉलोइंग रिटर्न टाइप्स. वॉइड. अब ऐसा क्यों किया गया है, कहाँ ये यूज़ करेंगे वो भी साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आए. वॉइड के आगे लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिजल्ट इज डायरेक्टली जनरेटेड बाय द कंट्रोलर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, in case of AJAX request, requested data need to be returned to the response in JSON or XML format directly by the controller, or XML format directly by the controller. अगर हम टोटलिटी में बात करें तो एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारी तरह की रिक्वेस्ट होंगी. कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होंगी जिन्हें पूरा पेज चाहिए होगा. अगर पूरा पेज चाहिए होगा तो हम कोई व्यू कंपोनेंट पिक्चर में लाएंगे ताकि वो पेज बना सके. कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होंगी जो पेज के केवल स्पेसिफिक पार्ट को रिफ्रेश करने के लिए होंगी. ऐसी रिक्वेस्ट के लिए अजेक्स यूज़ किया जाता है. उन्हें पूरा पेज बना के नहीं भेजना होता. तो जब पूरा पेज बना के नहीं भेजना तो हमें ये जो पूरा डायग्राम बनाया था इसके सारे साइकिल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है. उस केस में हमारे कंट्रोलर ऐसे होंगे कि वो खुद ही डेटा जनरेट कर देंगे. तो फिर मॉडल एंड व्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने मॉडल एंड व्यू रिटर्न कराया फिर आगे की कहानी चल पड़ेगी. हम खुद अपने जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में वहीं से डेटा राइट कर देंगे. उस केस में रिटर्न टाइप होगी वॉइड. फ्रंट कंट्रोलर है, उसे पता चल जाएगा जो भी रेस्पॉन्स भेजना होगा कंट्रोलर ने भेज नहीं होगा, वो सीधे रिक्वेस्ट को खत्म कर देगा. सेकेंड लिखेंगे, स्ट्रिंग. इट इज़ यूज्ड व्हेन
simply a view component is to be mapped. Simply a view component is to be mapped to the controller, and the view component does not require any data. दो तरह के व्यू कंपोनेंट हो सकते हैं, एक जिन्हें डेटा की ज़रूरत हो, वो कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहते हो एंड यूज़र को, एक जिन्हें सिर्फ कोई इंटरफेस प्रेजेंट करना हो एंड यूज़र को, कुछ डेटा की अलग से रिक्वायरमेंट ना हो। मान लीजिए मैं यूज़र के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म बना रहा हूँ, तो उसमें पहले मुझे एक एम्प्टी फॉर्म दिखाना होगा, तो मैंने पहले से कोई HTML में फॉर्म बना के रखा होगा, मुझे सीधे वो प्रेजेंट करा देना है, तो मैं अपने कंट्रोलर से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा सकता हूँ, उस स्ट्रिंग से उस HTML को मैप कर दूँ, सीधे वो HTML आ जाएगा। अब यूज़र ने कुछ डेटा फिल करके रिक्वेस्ट सेंड करी, मैंने वैलिडेशन कराया, वैलिडेशन फेल हो गए, अब मुझे फिर वही फॉर्म डिस्प्ले कराना है, लेकिन इस बार फील्ड फॉर्म डिस्प्ले कराना है, एरर मैसेज के साथ डिस्प्ले कराना है। इस बार कुछ अलग होगी कहानी, इस बार डेटा के साथ भेजा जाएगा, तो डेटा कहीं रखा जाएगा। तो जब मुझे केवल फॉर्म डिस्प्ले कराना होगा तो मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कराऊंगा, मॉडल एंड व्यू के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जब मुझे फॉर्म के साथ डेटा भेजना होगा तो फिर मैं मॉडल एंड व्यू रिटर्न करूंगा। थर्ड लिखेंगे, मॉडल एंड व्यू, इट इज यूज्ड व्हेन द व्यू कंपोनेंट नीड्स डेटा टू जनरेट रिजल्ट फॉर द एंड यूजर। तो एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड की रिटर्न टाइप कितनी हो सकती हैं? 3। वॉइड हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, मॉडल एंड व्यू हो सकती है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, a request processing method have following flexibility in parameters. It may not receive, first it may not receive any parameters. जैसे स्टड्स में मेथड डिफाइन करते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, आप रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड लिखेंगे, इट मे रिसीव फॉलोइंग सर्वलेट API वन और ऑल, ऐसे कर लीजिए, इट मे रिसीव वन और ऑल of the following Servlet API objects, one or all objects as its parameters. It may receive one or all of the following Servlet API objects as its parameters. लिखेंगे आगे कौन कौन से होंगे, Servlet request, Servlet response, HTTP session, Servlet context. Servlet में जब आप doGet या doPost मेथड डिफाइन करते थे तो उसमें दो पैरामीटर होते थे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अगर आपको यहाँ कहीं लगता है कि आपको रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स की ज़रूरत है तो आप अपने मेथड में सीधे लिख देंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, फ्रेमवर्क आपको अवेलेबल करा देगा, उसके लिए किसी एनोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी मैंने कहा था अजेक्स के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट से डेटा रीड करके रेस्पॉन्स में डायरेक्ट राइट करना है, तो अगर आपके पास रेस्पॉन्स नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेशन में कोई एट्रीब्यूट सेव करना चाहते हैं या सेशन से कोई एट्रीब्यूट फैच करना चाहते हैं तो सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एप्लीकेशन स्कोप में कोई एट्रीब्यूट सेव करना चाहते हैं या फैच करना चाहते हैं तो मेथड में आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सीधे मेथड में लिख सकते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, आपको दे दिया जाएगा। एक लिखें एक मिल जाएगा, चारों लिखें चारों मिल जाएंगे, कोई दो लिखें दो मिल जाएंगे, तीन लिखें तीन मिल जाएंगे, बताना नहीं पड़ेगा आपको। थर्ड लिखेंगे, इट मे रिसीव रिक्वेस्ट पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, it may receive a model object populated by request data as its parameter. Request data as its parameter. It may receive a component of the URL. It may receive a component of the URL as its parameter. It may receive any combinations of the above as its parameters. सिर्फ ये अलग अलग नहीं, आप इनके कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप रिक्वेस्ट पैरामीटर के साथ सेशन इंजेक्ट करा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट पैरामीटर के साथ कोई पाथ का कंपोनेंट इंजेक्ट करा सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप सिग्नेचर बना सकते हैं। अब रिटर्न टाइप में 3 ऑप्शन है, पैरामीटर्स में कितने ऑप्शन हैं? 6 आपने लिखे हैं, जबकि 6 में है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। अब आप सोचिए कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है, मेथड का सिग्नेचर जैसा आप चाहें वैसा रखें। अब ये जब हम कुछ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब करके देखते हैं। लिखेंगे स्टेप्स रिक्वायर्ड, कुछ लाइट ऑन कर लीजिए, वो दिखने लगेगा धीरे धीरे आपको सब। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए स्प्रिंग MVC
web application, create a web project, add jar files of core, AOP, web and web MVC module to it. ये होगा पहला स्टेप। करके देखते हैं। हमने एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स से नाम दिया माई MVC ऐप। ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया। अब इस प्रोजेक्ट में स्प्रिंग की जार फाइल ऐड करनी है पहले की तरह से। कोर मॉड्यूल की जार फाइल ऐड की, AOP की ऐड की, इसमें वेब नहीं है, ये गलत जगह से हम ऐड कर रहे हैं। इसमें वेब भी होगा, वेब MVC भी होना चाहिए, अभी देखते हैं अलग से। चलो इसी में आ गया होगा। ये अभी हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं, जब हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वो सर्वर पे नहीं जाएंगी, तो इन्हें हमने डिप्लॉयमेंट असेंबली का पार्ट बना दिया ताकि ये वेब लिब में भी इंक्लूड हो जाएं। ये जार फाइल्स आ गई। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, इन web.xml फाइल ऐड फॉलोइंग सर्वलेट एंट्री टू अनेबल फ्रंट कंट्रोलर। सर्वलेट एंट्री टू अनेबल फ्रंट कंट्रोलर। आपको लिखाया गया है जो फ्रंट कंट्रोलर है वो यहाँ पर एक सर्वलेट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है। आपने एक सर्वलेट JSP पढ़ा है, अगर हम किसी एप्लीकेशन में सर्वलेट यूज़ करें तो web.xml में सर्वलेट एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पर जो हम सर्वलेट को नाम देंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने सर्वलेट को नाम दिया लेट से FC फ्रंट कंट्रोलर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर्वलेट क्लास org.spring framework.web.servlet.dispatcher सर्वलेट। अब ये सर्वलेट पहले आपको दिखाता हूँ मैं। हमने जो जार फाइल ऐड की है org.springframework.web.servlet नाम का यहाँ पर एक पैकेज होगा। इस पैकेज के अंदर ये जार फाइल का नाम ये है, इसके अंदर पैकेज का नाम भी है। इसके अंदर सबसे पहली क्लास है डिस्पैचर सर्वलेट। तो पूरा नाम क्या होगा, org.springframework.web.servlet. वही हमने यहाँ पर लिख दिया org.springframework.web.servlet.dispatcher सर्वलेट। अब हमें इसकी सर्वलेट मैपिंग देनी है। अगर मैं स्टर्ट्स की बात करूँ, struts1 अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .do एक्सटेंशन यूज़ करता है रिक्वेस्ट के साथ। struts2 अगर मैं यूज़ करूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .action एक्सटेंशन यूज़ करता है। स्प्रिंग आपको किसी एक एक्सटेंशन से बाउंड नहीं करता, फ्री छोड़ देता है, जो आपका मन करे वो एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो .html या .php एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे तो वो एक्सटेंशन मैप करना है किसी रिक्वेस्ट से। अब जावा में एप्लीकेशन बना के आप लिख सकते हैं कि .html है, पता ही नहीं चलेगा किसी को स्टैटिक है कि डायनेमिक है। आपने यहाँ पर लिखा लेट से, मान के चलते हैं हम SPR एक्सटेंशन देंगे। इसका मतलब है जो भी रिक्वेस्ट आएंगी SPR एक्सटेंशन के साथ उन्हें कौन प्रोसेस करेगा, डिस्पैचर सर्वलेट। नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक कमेंट बना के कुछ लिख देता हूँ। ये जो नाम आप दे रहे हैं, इस नाम की ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफ़ाइन करते समय। तो ये नाम आपको सही से देना है, याद रखना है कि आपने क्या नाम दिया था। हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, डिफाइन व्यू कंपोनेंट टू सबमिट रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर्स। डिफाइन व्यू कंपोनेंट टू सबमिट रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर। अब हम एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई पेज होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकें। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कि जो मेरा वेलकम पेज है वो index.html है। अब इंडेक्स नाम का एक HTML पेज बना देते हैं। हमने web.xml में बताया था कि हम रिक्वेस्ट SPR एक्सटेंशन का यूज़ करके भेजेंगे। यहाँ पर हमने एक फॉर्म लिखा कि हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे header.spr के लिए। 2 नंबर का सम हम करना चाहते हैं। पहले बेसिक छोटे से काम से शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा HTML पेज। इसका यूज़ करके हम किसी कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, डिफाइन कंट्रोलर क्लास फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। हमने अपनी मर्जी से एक पैकेज डिफाइन किया। अब जरूरी नहीं कि आप पैकेज का नाम कंट्रोलर्स रखें, कुछ भी रख सकते हैं। उसमें एक क्लास डिफाइन की। ये कंट्रोलर क्लास है, इसलिए इसे कंट्रोलर एनोटेशन से एनोटेट किया। अब इसमें आप एक कोई मेथड डिफाइन करेंगे।
यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन किया है ऐड नाम से। इसमें दो पैरामीटर रखे हैं ए एंड बी। हमने कहा ए में रिक्वेस्ट पैरामीटर num1 की वैल्यू आएगी, बी में रिक्वेस्ट पैरामीटर num2 की वैल्यू आएगी। तो कंट्रोलर ये हमें इंजेक्ट करके देगा। अब यहाँ पर हमने सिंपल लिखा c = a + b। अब ये चीज़ हमें वापस भेजनी है। एक हमने मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट बनाया, व्यू का नाम रखा उसमें रिजल्ट, जो डेटा भेजना था वो रख दिया, रिटर्न कराया MAV। ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए एक कंट्रोलर बन गया। नोट कर सकते हैं। यहाँ पार्सिंग का कोई वैल्यू नहीं है, पार्सिंग अपने आप हो गया। फ्रेमवर्क अपने आप देखेगा आपका। पैरामीटर का टाइप इंटीजर है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके रखेगा। हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे नेक्स्ट डिफाइन व्यू कंपोनेंट। डिफाइन व्यू कंपोनेंट टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कंट्रोलर टू द एंड यूजर। फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यूएशन में लिखेंगे कन्वेंशनली व्यू कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द होम पेज आर स्टोर्ड इन ए सेपरेट फोल्डर। नॉर्मल जब हम सर्वलेट JSP का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो भी हमारे HTML या JSP पेज होते हैं उन्हें हम जो अपना वेब रूट फोल्डर है उसके अंदर डायरेक्ट रखते चले जाते हैं। स्प्रिंग MVC ये कहता है कि जो भी आपके नॉर्मल वेब कंपोनेंट्स हैं यानी कि HTML या JSP पेज हैं उन्हें अलग किसी फोल्डर में रखो। अब वो फोल्डर आप डायरेक्ट रूट में रखते हैं या वेब INF के अंदर रखते हैं या कहीं और रखते हैं, वो आप पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया, लेट्स से व्यूज़। जरूरी नहीं कि इसका नाम व्यूज़ ही रखा जाए, कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर अब हमने पेज बनाया, इसका नाम हमने रखा result.jsp। अब नाम result.jsp यहाँ एक कन्वेंशन को फॉलो करके रखा गया है। यहाँ से रिजल्ट का क्या नाम रखा है हमने, यहाँ से रिटर्न करा है रिजल्ट, इसलिए उसका नाम रखा है result.jsp। कंटिन्यूएशन में भी लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट लाइन से बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट की जगह लिखेंगे कन्वेंशनली नेम ऑफ व्यू कंपोनेंट्स आर गिवन on the basis of logical view name. For example, if logical view name is result, then view component name should be result.jsp और HTML जो भी आप रखना चाहें। view component name should be result.jsp या result.html। इस तरह से आपने अगर JSTL पढ़ी हो तो JSTL में आपको सेलेक्टर बताया जाता है। किसी भी स्कोप में रिक्वेस्ट सेशन या एप्लीकेशन में अगर कोई एट्रीब्यूट रखा है तो उसकी वैल्यू हम $सेलेक्टर का यूज़ करके फैच कर सकते हैं। स्प्रिंग इसका यूज़ करता है JSP में। यहाँ पर हमने आपको बताया था डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी मॉडल ऑब्जेक्ट हमने मॉडल एंड व्यू में स्टोर कराए हैं, व्यू ने कहाँ रख देगा, रिक्वेस्ट स्कोप में। तो रिक्वेस्ट स्कोप में सम नाम का एट्रीब्यूट आ जाएगा। अब हम उसे यहाँ पर फैच कर सकते हैं। क्या डिस्प्ले होगा, रिजल्ट इज जो भी सम की वैल्यू है। आगे अब आप यहाँ पर हमने लिखा दोबारा से अगर आप कराना चाहते हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पर JSP इंक्लूड। अब ये है हमारा result.jsp index.html हमारा बाहर रखा हुआ है, इसलिए हमने रिलेटिव पाथ यहाँ पर दिया। हो गया। नेक्स्ट स्टेप अब लिखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग वाला काम हो गया। हमने क्लास भी बना ली, हमने JSP भी बना ली है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन देनी है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कॉपी द एप्लीकेशन context.xml फाइल, कॉपी द एप्लीकेशन context.xml फाइल ऑफ स्प्रिंग, कॉपी एप्लीकेशन context.xml फाइल ऑफ स्प्रिंग टू web INF फोल्डर एंड रीनेम इट यूजिंग फॉलोइंग कन्वेंशन। मैंने web.xml में सर्वलेट को नाम देते समय कहा था कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के नाम में। स्प्रिंग फ्रेमवर्क MVC आपको कन्वेंशन देता है कि जो भी आपने डिस्पैचर सर्वलेट को नाम दिया है उसके साथ -servlet.xml आप नाम देंगे।
हमने नाम दिया था FC, इसलिए हम रखेंगे fc-servlet.xml। आप उसे जो भी नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर नाम रखेंगे। कन्वेंशन है, अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको अलग से पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो हमने वो सर्वलेट डिफाइन किया है उसमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, फिर नाम बताना पड़ेगा। बदल सकते हैं इसलिए कन्वेंशन है। नहीं, अगर आप कन्वेंशन बदल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से नाम रख रहे हैं, फिर तो पूरा नाम बताएंगे आप। हमने डिस्पैचर सर्वलेट में केवल सर्वलेट का नाम बताया, उसे ये नहीं बताया हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का क्या नाम है, तो वो अपने आप ढूंढेगा इस कन्वेंशन का यूज़ करके। अगर हम ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करते, पूरी तरह से अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर देना पड़ेगा। उस पैरामीटर की वैल्यू जो हमने नाम रखा है अपनी फाइल का, वो नाम बताएंगे हम, फिर वो उसे ढूंढ लेगा, फिर हमें कन्वेंशन फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। देखते हैं कोई भी, यहाँ पर हमने बहुत सारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल थी, कोई भी ले लेते हैं। वेब INF के अंदर हमने इसे पेस्ट कर लिया, नाम बदल दिया इसका -servlet। नेक्स्ट स्टेप अब लिखेंगे ऐड कॉन्टेक्स्ट स्कीमा एंड स्कीमा लोकेशन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हम यहाँ पर XML की कुछ एडिशनल टैग यूज़ करने वाले हैं, कुछ अलग एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं। वो एलिमेंट किसी स्कीमा में डिफाइंड है, वो स्कीमा अभी यहाँ पर रेफ़र नहीं हो रहा है, तो हमें पहले वो स्कीमा यहाँ पर रेफ़र करना पड़ेगा, तब हम उसकी टैग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर अभी आप देखें तो दो स्कीमा रेफ़र हो रहे हैं, एक P और एक ये स्कीमा इंस्टेंस। तो इसी तरह से यहाँ पर हम सही सिंपल कॉपी करें, पेस्ट कर दें, यहाँ पर लिख दें कॉन्टेक्स्ट एंड देन यहाँ पर लिख दें कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आएँ, कॉपी करें एंड देन पेस्ट कर दें। जहाँ बीन्स है वहाँ क्या कर दें, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ऊपर वाला वो बीन्स के लिए वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। समझ आया क्या करना है? ये वाली चीज़ कॉपी करें, इसे नाम दे दें कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, या ये कुछ भी दिया जा सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ये वाली चीज़। अब दो अलग अलग नाम याद ना रखने पड़े, इसलिए मैंने दोनों जगह कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। ये इसकी स्कीमा लोकेशन हो गई। सबके नाम एक ही कन्वेंशन को फॉलो करके स्प्रिंग में रखे गए हैं। अगर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है स्कीमा की, तो उसी तरह से बाकी सब आप रेफर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट स्कैन। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन दी है वो एनोटेशन के थ्रू दी है, तो हम कंट्रोल फ्रेमवर्क को बताना चाहते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज़ करके दी गई है। आप सभी कंट्रोलर क्लासेस को स्कैन करो और उसमें से एनोटेशन के बेस पे अपने काम की कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। पैकेज हमने अपनी मर्जी से बनाया है, तो हमें पता है वो पैकेज कहाँ है। स्कैन किसे करना है? फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क को पता होना चाहिए कि हमारा पैकेज कहाँ पर है, हमने क्या पैकेज रखा था, ये हम लिख सकें, इसके लिए हमने ये ऐड किया है। तो पहले इतना नोट करिए ये वाली चीज़, फिर या फिर इकट्ठा ही नोट कर लीजिएगा। ये तो आपने लिख लिया था कि ये करना है कॉन्टेक्स्ट स्कीमा लोकेशन। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंपोनेंट स्कैन एट्रीब्यूट ऑफ context schema to specify the package containing the controller classes. ये component hyphen scan context component scan base hyphen package. Add the configuration of a view resolver. Continuation में लिखेंगे most commonly used view resolver, internal resource view resolver, internal resource view resolver. It generates the URL of a view component by prefixing and suffixing given values to the logical view name. Prefixing and suffixing the given values to the logical view name. यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न की है जिसका नाम है रिजल्ट। हमारा पेज जो है वो है result.jsp, लेकिन वो result.jsp व्यूज़ फोल्डर के अंदर है, तो पूरा पाथ होगा व्यूज़ result.jsp। तो अब रिजल्ट की जगह ये जनरेट हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर एक व्यू रिजॉल्वर नाम से प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर की, जिसकी क्लास का नाम है इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। ये आपकी एप्लीकेशन के इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए काम करेगा। यहाँ पर हमने इसे दो प्रॉपर्टी बताई, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में हमने कहा जो भी व्यू कंपोनेंट का नाम आपको बताया जाएगा उससे पहले ये जोड़ देना और उसके बाद ये जोड़ देना, तो टोटल क्या बनेगा, व्यूज़ रिजल्ट डॉट
JSP। अब जो भी नाम हम रखेंगे वो व्यू के नाम पे रखे जाएंगे और उन्हें व्यूज़ फोल्डर में सेव करते जाएंगे, तो हमें केवल एक कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। अब मैं 50 भी एक्शन बनाऊंगा तो कॉन्फ़िगरेशन केवल इतनी ही रहेगी। स्ट्रट्स के केस में जितने एक्शन होते हैं और उन एक्शन से जितनी स्ट्रिंग आती है उतनी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ी, बस। बात समझ में आती है? एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। करके देखते हैं, फिर बाद में नोट करेंगे ये वाली चीज़। रिक्वेस्ट मैपिंग कर दी हमने। अच्छा, यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं करी हमने। यहाँ पर देखिएगा, ये हमने अपने मेथड के साथ एनोटेशन लगा दी रिक्वेस्ट मैपिंग। वो तो अभी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ एडर लिखा हुआ है, यहाँ पर एडर कर देते हैं। इसका मतलब है जब इस URL के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो ये मेथड इन्वोक होना है। ठीक है, अभी नोट कर लीजिएगा। पहले टेस्ट कर देते हैं सारी चीज़। सर्वर डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास Tomcat 7 इंस्टॉल्ड है। ये हमारे पास होम पेज आ गया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क FC स्टेटस 404 adder.spr इसे नहीं मिला, कुछ स्लैश वगैरह की गड़बड़ होगी कहीं पर। ये है adder.spr, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है SPR। बात में यही स्लैश लगता है, कौन सा? हाँ, यही स्लैश लगा हुआ है। वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। 4 नहीं होती तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बता देता। इनिशलाइजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क FC, एक मिनट, ये हमारे पास वही है, ये इसी तरह की गड़बड़ है। web.xml में ये आएगा, ये टॉमकैट में ज़्यादा आती है इस तरह की दिक्कत। पहले चल रहा होगा। इनवैलिड URL पैटर्न, ऐसे तो पहले ही हमने लिखा हुआ था। ये हटेगा star.spr index.html में यहाँ स्लैश लगा देते हैं। इसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी क्या कह रहा है ये, रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज़ नॉट अवेलेबल। एक मिनट, ये देख लेते हैं ये कंपाइल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ID की गड़बड़ रहती है, वो कंपाइल नहीं करता। ये है स्प्रिंग MVC के अंदर। पूरा पाथ क्या था इसका? होम वर्क स्पेस स्प्रिंग MVC दिसंबर, ये है ना स्प्रिंग माई MVC ऐप। क्लास फाइल तो बना रही है इसकी। हाँ, अरे मैंडेटरी है, लेकिन फिर वो डिप्लॉय क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट रुक जाओ। ये यहाँ हमने लिखा adder.jsp, यहाँ से तो नॉर्मल रखो adder.jsp। अगर हम यहाँ स्लैश देंगे फिर कौन सा स्लैश आएगा? ये आएगा, ये तो नहीं आएगा। अरे एक्सटेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है यार। एक काम करो, अभी फ़िलहाल आप इतना नोट कर लो, ये नोट करो, ये सब कुछ सही है। वो गड़बड़ हमारे वहाँ प्रीफिक्स वगैरह में है कुछ। कल उसे, अभी समय नहीं है इतना, कल उसे आराम से सही करेंगे। ये यहाँ कॉन्टेक्स्ट ऐड करना, ये ऊपर वाली चीज़ को कॉपी करके यहाँ रखना है। P की जगह कॉन्टेक्स्ट कर लेना है। ये दोनों चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ बीन्स है वहाँ कॉन्टेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर लाट्स में डबल कोट्स आएगा। ये सारी चीज़ एक स्ट्रिंग है, वो सब अलग अलग स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखना है। ये नोट कर लीजिए, वो कॉपी पेस्ट कर लेना है आपको। ROLLERS, अभी वो कल करे, अभी देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो। हो गया? हो गया? एक बार देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ये था वर्क स्पेस में ही चलते हैं। यहाँ दूसरा कोई स्प्रिंग का होगा पहले से। ये तो सर्वलेट हो गई हमारी, वो तो अलग है। वहाँ पर वो वहाँ देंगे तो ऐसे ही देना पड़ेगा। वैल्यू एरे की फॉर्म में दे दी हमने, कोई स्लैश नहीं है। रुक जाइए, कहाँ गया वो? ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है वो। अब हो गया सही। अब क्या कह रही है? web.xml में ऐसा लिखा हुआ है अभी। अब क्या समस्या है इसे? ये तो हमने हटा दिया। अब वो एरर नहीं है, अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। अब उसने कोई एक्सेप्शन थ्रो किया। अब देखते हैं क्या है कहानी।
अब web.xml में स्पेस छूटी हुई है, वो मैंने अभी आपको नोट कराने के लिए ये नीचे नेक्स्ट लाइन में मैं ले आया था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्या कह रही है, अब इसमें कुछ और समस्या छूट गई, कल इसे आराम से देखते हैं, आप नोट करके देखिएगा। मैसेज प्रिंट करके देखेंगे, कल पता चलेगा क्या कहानी है।